आज का जो क्वेश्चन है पॉलिटी से है। चैप्टर है DPSP, टॉपिक है यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए करते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत केवल पवित्र घोषणा नहीं है, बल्कि राज्य नीति के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट निर्देशन है। टिप्पणी कीजिए और दर्शाएं कि वे व्यवहार में कितनी दूर तक लागू हुए हैं। या फिर ऐसे हो सकता है, भारतीय संविधान में निहित राज्य नीति सिद्धांतों पर विचार करें और महत्व को बताएं। यानी सबसे पहले आपको बताना है राज्य की DPSP के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि इसके सिद्धांतों बताना है, महत्व बताना है, आलोचना करना है और जो विवाद है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP की गणना संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को आयरिश संविधान से उधार लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं के रूप में वर्णित किया। मौलिक अधिकारों के साथ DPSP में संविधान का दर्शन शामिल है और यह संविधान की आत्मा है। संविधान का अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि DPSP किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत केवल पवित्र से घोषणा नहीं है, बल्कि राज्य के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट निर्देश। इसकी विशेषताएं क्या है? DPSP की विशेषताएं उन आदर्शों को निरूपित करता है जिन्हें नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, राज्य में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। यह 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के साधन के समान है। एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन है। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना मतलब कि वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में मूर्त रूप देते हैं और वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। प्रकृति में गैर न्यायिक यानी वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानून रूप से लागू करने योग्य नहीं है। कानून की संवैधानिकता, वैधता के जांच और निर्धारण में अदालतों का मदद करना। न्यायालय किसी अनुच्छेद को अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 से 6 स्वतंत्रताएं के संबंध में उचित मान सकता है और इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी आखिर है क्या? उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों
यानी कि DPSP को 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी यानी उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत क्या है? ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, कल्याणकारी राज्य की ओर मार्गदर्शन करें। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को हासिल करने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को पूर्ण कम करने के लिए, यानी ये जो कहाँ से लिया गया है? 44वें संविधान संशोधन से लिया गया। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सामान्य भलाई के लिए समुदायों के भौतिक संसाधनों के समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्तियों का संरक्षण, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन से लिया गया। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 41 काम करने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। अनुच्छेद 43 एक जीवित मजदूरी, जीवन का सभ्य मानक, सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है? वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके विचारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं में के वध पर रोक लगाने के लिए, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। उदार और बौद्धिक सिद्धांत उदार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है।
अनुच्छेद 44 क्या कहता है? पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 45 6 वर्षों की आयु पूरा करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा एवं वनों एवं वन जीवन की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विधि संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। DPSP के पीछे स्वीकृति क्या है? हालांकि निर्देशक सिद्धांतों गैर न्यायिक है। अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वे अपने आवेदन के लिए राज्य के अधिकारों पर एक नैतिक दायित्व थोपते हैं, लेकिन उनके पीछे असली ताकत राजनीतिक है, यानी जनता की राय। BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय वोट पर टिकी सरकार शायद ही अपना नीति के साकार देते समय निर्देशक सिद्धांत की अनदेखी कर सकती है। अगर कोई सरकार उनकी अपेक्षा करती है तो निश्चित तौर पर उसे चुनाव के समय मतदाताओं के सामने इसका जवाब देना होगा। गैर न्यायिक और कानूनी रूप से गैर प्रवर्तनीय क्यों? ताकि क्या कारण है कि गैर न्यायिक और कानूनी रूप से गैर प्रवर्तनीय है? क्यों? उन्हें लागू करने के लिए देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। देश में विशाल विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति उनके कार्यान्वयन के रास्ते में खड़ी होगी। नवजात स्वतंत्र भारतीय राज्य अपनी कई व्यवस्थाओं के साथ बोझ के नीचे कुचला जा सकता था, जब तक कि वह आदेश, समय, स्थान और उन्हें पूरा करने का तरीका तय करने के लिए स्वतंत्र न हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन सिद्धांतों पर जोर देने से परहेज किया। वे इन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए अंतिम स्वीकृति के रूप में अदालती प्रक्रियाओं के बजाय एक जागृत जनमत में अधिक विश्वास करते थे। आलोचना क्या है? कोई कानून बल नहीं। KT शाह ने इन्हें पवित्र अतिशयोक्ति करार देते हुए उसमें तुलना बैंक पर एक चेक बैंक की संसाधन की अनुमति देने पर ही तय की है। KCR व्हीलर ने उन्हें उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र कहा। अतार्किक रूप से व्यवस्थित घोषणा अपेक्षाकृत महत्वहीन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ मिलाती है। यह पुराने
के साथ आधुनिक और कारण एवं विज्ञान द्वारा सुझाए गए प्रावधान के साथ विशुद्ध रूप से भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित प्रावधान के साथ जोड़ता है। रूढ़िवादी फैबियन समाजवाद और समाजवाद के बिना निर्देशों की 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत में उपयुक्त माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, गलती हो गया, 21वीं सदी के लिए उपयुक्त है। संवैधानिक संघर्ष के संथानम ने बताया कि निर्देश एक संवैधानिक संघर्ष की ओर ले जाते हैं, यानी कि केंद्र का राज्य के साथ, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के बीच जो होता है और राज्यपाल का मुख्यमंत्री के साथ जो होता है संघर्ष, वो उसमें दिया गया। ठीक है। अब जानते हैं महत्व के बारे में। महत्व क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, कम से कम शिक्षाप्रद मूल्य है, अधिकार के लिए नैतिक सिद्धांत, भारतीय संघ में सभी अधिकारों को संबोधित किया, वे उन्हें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जिसका उद्देश्य संविधान बनाना है, अदालतों के लिए उपयोगी बीकन लाइट्स के रूप में कार्य किया, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मदद करें, सभी राज्य कार्यवाही, विधायी या कार्यकारी के लिए प्रमुख पृष्ठभूमि बनाते हैं और कुछ मामलों में अदालतों के लिए एक मार्गदर्शक भी है। वे प्रस्तावना का विस्तार करते हैं जो सत्यनिष्ठा से भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। अन्य भूमिका में क्या क्या है? पॉइंट है, वे सत्ता में पार्टी के परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना, उनका कार्यान्वयन नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित आनंद के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। बिना आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। वे विपक्ष को सरकार के संचालन और प्रभाव डालने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। विपक्ष सत्ता के पक्ष पर इस आधार पर दोष लगा सकता है कि उसकी गतिविधियां निर्देशों के विरुद्ध है। वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में कार्य करता है। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच कर सकते हैं। वे आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में काम करता है। एक सत्ताधारी दल, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि ये सिद्धांत उसके विधायी और कार्यकारी कृत्यों में उसके मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र होने के लिए अभिप्रेत है। मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। एक और मूल अधिकारों की न्यायोचित और निर्देशक तत्वों की गैर न्यायोचिता तथा दूसरी ओर निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 को लागू करने के लिए राज्य की नीतिनैतिक बाध्यता के दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया। पहला टकराव क्या था? चंपाकम दोराईराजन मामला 1951। उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इससे घोषणा किया गया कि
निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह तय भी हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955, 17वां संविधान संशोधन 1944 द्वारा कुछ निर्देशों में लागू होना। गोलकनाथ मामला क्या कहता है? 1967। ठीक है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद ने गोलकनाथ मामले 1967 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वें संविधान संशोधन 1971 एवं 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। 25वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया। इसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। कौन कौन संविधान संशोधन था? व्यवस्था था अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू करने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र सम्मेलन संचरण के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण या अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाले किसी भी विधि को न्यायालय के इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह किसी नीति के प्रभावी नहीं करता। केशवानंद भारती केस 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए इससे नहीं छीना जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त कर्तव्य प्रथम प्रावधान को असंवैधानिक एवं वैध माना गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उपरोक्त अनुच्छेद 31 ग की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें न केवल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित को किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। इन अधिकारों पर उनका उल्लंघन अनुच्छेद 14, 19 और 31 में है। तीसरा मुद्दा क्या है? मिनर्वा मिल्स मामला 1980। 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद ख और 39 ख और 39 ग में बताए गए निदेशक तत्व के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के रूप में दो पहियों के समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। उन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होगी। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। अनुनिर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए गए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर उच्चतर है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे के प्रति क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।